हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। मैं सुमन और आज हम करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस करते हैं आज हम। तो क्या है रेशियो एनालिसिस और इसके टाइप्स कितने हैं, आज हम थ्योरेटिकल पॉइंट करेंगे। तो जो थ्योरी पोर्शन है इस चैप्टर का वो करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस हैं उसके अंदर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो करते हैं शुरू। व्हाट इज अ रेशियो एनालिसिस? रेशियो क्या होता है? प्रपोर्शन देखते हैं, ठीक है। एक प्रपोर्शन फाइंड आउट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा? रेशियो एनालिसिस इज द कंपैरिजन ऑफ लाइन आइटम्स इन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस। यानी कि ये क्या है, हम रेशियो एनालिसिस के अंदर कंपैरिजन करते हैं जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बिजनेस की जो भी लाइन आइटम्स होते हैं। अगर हम काफ़ी सारे आइटम्स यूज करते हैं तो उसको हम कंपैरिजन करते हैं रेशियो के थ्रू। इट कैन डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द फाइनेंशियल रेशियो that are used for indicating an ongoing financial performance of a company। ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है कि उस चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो कहाँ कैसी है। ये मतलब जो रेशियो एनालिसिस है वो क्या करे, एक मॉनिटरी टर्म के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करता है, ठीक है। लाइकवाइज की इसमें क्या है, हमें बताता है कि कौन सा बेटर है, किस तरह क्या चीज़ इंक्रीज और डिक्रीज हुई है प्रोपोर्शन में, यानी कि रेशियो में बताता है परसेंटेज की फॉर्म में। जैसे कि दो ट्रेडर हैं, ठीक है, एक अनिल है एक सुनील है। जो अनिल है उसने 1,50,000 रुपीज़ अर्न किए हैं, उसने प्रॉफिट कमाया है एक साल के अंदर। और सुनील ने क्या कमाया है 1,80,000, यानी कि उसने 1.5 लाख, उसने 1,80,000। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम लोग बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भी जो सुनील है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसने 180 रुपीज़ है वो अर्न किए हैं, उसने इतना प्रॉफिट कमाया। जबकि जो अनिल है उसने 150 कमाया। लेकिन रेशियो के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना अर्न हुआ है। तो अनिल है उसने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, जबकि सुनील है उसने 15 लाख किए थे। तो अगर दोनों का हम रेशियो निकालें, यानी कि 150 है वो 10 लाख के ऊपर कमाया है, तो उसने मतलब 15% उसका मार्जिन रहा है प्रॉफिट का। जबकि सुनील है उसने 15 लाख के ऊपर कमाया है, तो उसका कितना हो गया 12% हो गया। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर एग्जैक्टली देखें तो जो अनिल है वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, उसका ज़्यादा एफिशिएंट है वो, क्योंकि उसने 10 लाख के ऊपर 150 कमाया है। तो ये हमारा जो रेशियो है ना वो इस चीज़ को डिफाइन करता है, इस चीज़ को बताता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? A ratio is simply one number expressed in term of another. It is found by dividing one number into other। यानी कि रेशियो सिंपली एक नंबर है जो एक्सप्रेस करता है, मतलब एक दूसरे की टर्म में। ये कैसे निकालते हैं हम, एक को मतलब डिवाइड करके। जितना, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि उसने 150 कमाया 10 लाख के ऊपर, तो जितने कितने के ऊपर कमाया 10 लाख के ऊपर, तो वो नीचे आएगा हमारा। और जो कितना आया है कितना कमाया 150, तो वो आना 150 अबव 10 लाख इंटू 100। जो रेशो हम निकालते हैं तो 100 तो हम आगे करते हैं। नेक्स्ट इसके हैं या यूजेज ऑब्जेक्ट या फिर इसके एडवांटेजेस कह लो रेशियो एनालिसिस के। रेशियो एनालिसिस के यूजेस क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं हमारे बिजनेस में। पहला है हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि देखो जो बैंकर्स हो गए, क्रेडिटर है, इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, यानी कि अगर बैंकर्स का क्या काम होगा कि अगर वो कोई बिजनेस है वो लोन लेना चाहता है तो पहले वो फाइनेंशियल पोजिशन को देखेगा। क्रेडिटर्स हैं वो भी देखेंगे कि इसको पहले इसकी पोजिशन क्या है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर होल्डर हैं, वो भी देखेंगे इसकी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियली हेल्थ कितनी है बिजनेस की। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारी प्रॉपर एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। यानी कि अगर ये अच्छा अर्न कर रहा है, इसका रेशो अच्छा चल रहा है, कितने इतना इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर इतना हम रिटर्न हमारा आता है, तो वो क्या है कि उससे हम पता करते हैं कि बिजनेस की पोजिशन है वो एक्चुअली में क्या है। तो ये उसको एनालाइज करने में फाइनेंशियल स्टेट में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। अकाउंटिंग डाटा को सिंप्लीफाई करता है, ये भी यूज़फुल है हमारा। सिंप्लीफाई करता है यानी कि जो हमारा डाटा है, यानी कि उसको समराइज करके लिख देते हैं हम। इतना लिखेंगे इतना इन्वेस्ट किया था, इतना इनकम हुई, तो उन चीज़ों को हमने समराइज कर दिया कि 10%, 20%, 12% इतनी हमारी क्या है इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई है उसको। तो उस फिगर्स को एंड कोजेज एंड डिफेक्ट हैं वो मतलब बिल्कुल साथ साथ इसमें चलते हैं। यानी कि डाटा को बहुत लेंथी ना करके एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में जिसको ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके और सिंप्लीफाई
कर सकें। तो सिंप्लीफिकेशन तरीके से अकाउंटिंग डाटा को प्रेजेंट करता है, तैयार करता है, सिंप्लीफाई करता है जो भी डाटा होता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। ये कंपैरिजन में भी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि रेशियो हम पूरा निकाल के देखते हैं, जिससे पता चलता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है बिजनेस की, फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, यानी कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है बिजनेस। तो सेम टाइप का अगर, क्योंकि इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं और बहुत सारे ऐसी जिसका सिमिलर बिजनेस होता है, तो वहाँ पे क्या है कंपैरिजन करते हैं कि उस फर्म का हमारे साथ क्या है, ठीक है, हमारा कंपटीशन किस तरीके से चल रहा है, और अगर हमारे जो लास्ट ईयर का है वो करंट ईयर से भी कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है हमारी। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो फोरकास्टिंग के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि प्लानिंग के ऊपर, ठीक है। प्लान तो हम हर चीज़ का करते ही हैं कि या फ्यूचर में हम ये करेंगे, ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो इसमें क्या करता है कि हम ये देखते हैं कि आज हमने इतना इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर इतना हमारा रिटर्न आए थे, यानी कि इतना % इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसका क्या पॉजिटिवली और नेगेटिवली क्या इफेक्ट पड़ा है, उसको कंटिन्यू करें या ना करें, उस चीज़ का हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। और रिलेशन देखते हैं कैपिटल और सेल्स का, डेटर और सेल्स का, एक्सपेंसेस और सेल्स का, तो इनका आपस में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और इसी सब चीज़ों के बेस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं हम। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट आइटम्स होते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो उसका हम एक आइडियल स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल रेशियो जो कैलकुलेट किया है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर, और आइडियल को कि हमने कितना स्टैंडर्ड फिक्स किया था और हमारा जो एक्चुअली में कितना है। तो ऐसे में अगर हमें पता ही ना होगा, थोड़ा बहुत ही हमारे डाटा नहीं होगा, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो हम आइडियल को हम कैसे स्टैंडर्ड को सेटअप कर सकते हैं कि इतना हम अर्न कर लेंगे। हम बाकी जो प्रीवियस चल रहा है उसी के बेस पे कितना हमने इंक्रीज डिक्रीज कर दिया है, तो उसी के बेस पे क्या हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, जिससे क्या हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी है उसको भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल में क्या है कि रेशियो एनालिसिस है, उसमें रेशियो को एनालाइज करते हैं, उसमें हम सब चीज़ें देखते हैं हमारी, ठीक है, लिक्विडिटी भी बताते हैं बिजनेस की, सोलवेंसी भी, प्रॉफिटेबिलिटी भी, यानी कि बिजनेस जो एंटरप्राइजेस है हमारा वो कितना सोलवेंट है, उसमें कितनी लिक्विडिटी है, यानी कि हमारे कितनी मतलब कैश टर्म्स हैं, मॉनेटरी टर्म्स हैं, यानी कितना हम जल्दी हमारी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो मैनेजमेंट के अंदर इसमें देखते हैं कि जो हमारी एसेट्स हैं उसमें अगर कुछ एक मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि उसमें कुछ एक चेंजमेंट हम करना है कि नहीं करना है, फाइनेंशियल एक्टिविटी बिजनेस की वो किस तरीके से करनी है, कौन सा फंक्शन है उसके ऊपर कितना ध्यान देना है, तो वो चीज़ें हमारे एक अच्छा कंट्रोल, क्योंकि उसमें सारी हमें बताता है कि कितना सॉल्वेंसी है, अगर उसमें ऊपर और नीचे अच्छी चल रही है तो उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हर चीज़ को अप टू डेट रखेंगे, अगर उसमें कहीं डाउन आ रही है तो उसको पूरा इंप्रूव करने के लिए हम काम करते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। ये स्टडी करता है फाइनेंशियल साउंडनेस, यानी कि रेशियो एनालिसिस के अंदर क्या है हम बिजनेस की पोजीशन पता चलती है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तैयार किया होता है इसके अंदर बिजनेस, यानी कि लिक्विडिटी बताता है बिजनेस की, सोलवेंसी बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, तो वो चीज़ें उसी सब चीज़ों से हम कंक्लूजन करते हैं ना कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है, कितना साउंड है, साउंडनेस अच्छा है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी स्टडी करना है, ये उस चीज़ को भी हमें इन्फॉर्म करता है, बताता है, उसमें भी ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या करता है कि हमारे जो वीक स्पॉट्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि सारे हमारे पॉजिटिव फैक्ट्स ही हैं, तो हमारे बिजनेस का कौन सा वीक पॉइंट है उसको हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, हमारे करंट रेशियो को हम प्रीवियस रेशियो से कंपैरिजन करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं अगर कोई चीज़ें हमारी डाउन जा रही हैं तो हमारा कौन सा वीक पॉइंट इसके अंदर रहा है, कौन सी चीज़ की वजह से हमारा रेशियो है वो डाउन चला गया, तो उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, यानी कि जो भी हमारा वीक पॉइंट है उसको हम करेक्ट करते हैं कि उसमें ऑन द स्पॉट एक्शन लें, ताकि जो हमारा वीक पॉइंट है उसको हम रिमूव करके आगे बढ़ते जाएँ। तो ये थे अपने ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी एनालाइज करने में हेल्प करता है, डाटा को सिंप्लीफाई करता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग करने में हेल्प करता है, आइडियल स्टैंडर्ड फिक्स करने में हमारी हेल्प करता है, कैसे करें कितना करें, इफेक्टिव कंट्रोल में मैनेजमेंट की हेल्प करता है, फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है, जो भी हमारे वीक पॉइंट है बिजनेस के उसको में भी हमारी हेल्प करता है, उनको भी फाइंड आउट करना हमारे लिए ईजी होता है। लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस।
लिमिटेशन यानी कि इतने सारे हमने बेनिफिट्स देखे हैं, जिस चीज़ के फायदे होते हैं उसके कुछ एक नुकसान भी हैं, तो रेशियो एनालिसिस के कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं। हालांकि रेशियो एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, एक टूल है फाइनेंशियल को एनालाइज करने की, ठीक है। बट इसी के साथ इसके कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि रेशियो एनालिसिस है वो कुछ एक लिमिटेशन को भी सफ़र करता है। वो कौन कौन सी है? पहली है फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशियो। फॉल्स अकाउंटिंग डाटा है वो फॉल्स रेशियो देगा, यानी कि ये टोटली अकाउंटिंग डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कैसा अकाउंटिंग डाटा प्रोवाइड किया है, उसी के बेस पे रेशियो कैलकुलेट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट किस तरह की प्रिपेयर की है, उसके अंदर अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो ये करेक्ट रिजल्ट देगा, अगर उसके अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो ये रॉन्ग देगा, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड है, अपने आप से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड है हमारे। तो यहाँ पे क्या है कि रेशियो है वो फॉल्स अकाउंटिंग डाटा अगर हमारे पास है तो ये टोटली इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग देगा, जो भी पोजीशन है उसको रॉन्ग बताएगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। हर एक जो एनालिसिस के अंदर हम कंपेयर करते हैं, बट वो जो डिफरेंट बिजनेस है ना, उसको सब अपना अकाउंटिंग पॉलिसी सबकी अलग अलग होती हैं, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसे उनको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपने अलग अलग पॉलिसीज़ है कि वो डेप्रिसिएशन वो किस तरीके से चार्ज करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को वो किस तरह से लेके आते हैं, कौन कौन से मैथड हैं जिसके थ्रू वो क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। जब पॉलिसी अलग अलग है तो उसका रिजल्ट क्या है उसको करेक्टली हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो हर एक डाटा की अलग अलग पॉलिसी होती है। जैसे कि एक बिजनेस है वो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करता है स्ट्रेट लाइन मेथड से, दूसरा है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करता है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस ऑटोमेटिक आ गया ना, बिल्कुल से एक्यूरेट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के मेथड अलग अलग हैं, अपने अलग अलग तरीके हैं, तो वहाँ पे कंपैरिजन है वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस बिकम लेस इफेक्टिव ड्यू टू प्राइस लेवल चेंज, यानी कि जो रेशियो एनालिसिस है वो जब प्राइस लेवल चेंज होता रहता है तो वहाँ पे इसका इफेक्ट है वो कम हो जाता है। कैसे? कि जब अपना प्राइस लेवल चेंज होता है, यानी कि आज हमने कोई भी चीज़ परचेज किया, ठीक है, तब इसका प्राइस कुछ और था, नेक्स्ट टाइम हमने परचेज किया या सेल किया तो उसका प्राइस कुछ और है, प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो उसको ये कहेगा कि तो ना बढ़ गई है सेल, बट एक्चुअली में तो सेल तो नहीं ना बढ़ी, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स हमारी बढ़ी है लेकिन जो क्वांटिटी है वो तो उतनी ही है। जैसे कि अगर हम मशीनरी की बात करें कि आज हमने मशीनरी सेल्स की हैं, 1000 मशीन सेल की हैं, ठीक है, और 10 lakhs की मतलब हमारी बिकी हैं वो मशीन्स, उसको अगर हम 10 ईयर बाद उसी मतलब सेल किया हमने, वो सेम हमने 1000 मशीनें ही सेल की, बट वो कितने में बिकी? हमारी 20 लाख में बिकी, ठीक है। तो इसमें क्या कहेगा कि 100% इंक्रीज हो गया। अगर वो 15 में बिकी तो कहेगा 50% है हमारी सेल इंक्रीज होगी। एक्चुअली में सेल कहाँ बढ़ी है, प्राइस लेवल चेंज हो गया है। सेल तो हमने 1000 मशीन तब बेची थी, 1000 आज बेची है, तो वहाँ पे ये इसका इफेक्ट है वो इतना नहीं आता। नेक्स्ट है ये लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है कि जो सारी जो कुछ एक सब बिजनेस है उनकी अलग अलग सिचुएशन होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है। फर्म टू फर्म को सबकी अलग सिंगल स्टैंडर्ड रेशो रखता है, कोई किस तरह से फिक्स करता है, तो वहाँ पे क्या है कि उसको हम किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि हमारा करंट रेशियो हम बात करें कि अगर 2 और 1 हो, करंट रेशियो हमारा होता है एसेट्स और लाइबिलिटी का, ठीक है, एसेट्स अपॉन लाइबिलिटी। तो अगर हमारा मतलब कि जो लाइबिलिटी से एसेट्स डबल हैं तो वो मतलब बिल्कुल एक हम एफिशिएंटली कह सकते हैं कि जनरली हमारा आइडियल रेशियो है, इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट रेशियो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस इन कंपेरिजन टू द करंट लाइबिलिटी हमारा रहेगा। बट इसको अरेंजमेंट करें अगर बैंकर्स है तो वो कई बार क्या होता है कि क्रेडिट की नीड है वो किस केस के ऊपर है, हमारी लाइबिलिटी इस तरीके है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए हम लोन ले रहे हैं, तो बैंक उस चीज़ को ज़्यादा स्टडी करेगा ना कि आपके इस करंट रेशियो को और उस चीज़ को, तो वहाँ पे कम इफेक्टिव हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर्स, यानी कि इसमें हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स का मेजर्स उसी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को बताते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में, ठीक है, कि हमारे कौन कौन से हैं, इंटरप्रिटेशन हमारे बिजनेस की क्या है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। जबकि क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं यानी कि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस के लिए, क्वालिटेटिव फैक्टर भी, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनका क्रिएशन रेशो हम देखते हैं कि बट मैनेजर एबिलिटी कितनी है, किस तरह से हमारी एबिलिटीज़ हैं, किस तरह से हमारे काम करते हैं, ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी बिजनेस के बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, तो अकेले क्वांटिटी फैक्टर से भी काम नहीं चलता, तो उसको इग्नोर करता है। नेक्स्ट है लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो, लिमिटेड यूज है सिंगल रेशियो के। इसके अंदर क्या होता है कि जो एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है, सिंगल रेशियो चलते हैं, तो सिंगल रेशियो के बिल्कुल लिमिटेड से यूज़ है, ठीक है, वो मतलब
अलग अलग स्टडी तरीके स्टडी करना पड़ेगा हमें। ये जो करंट रेशियो है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्ट्री होता है फॉर्म के लिए, जबकि क्विक रेशियो है वो हो सकता है कि अनसेटिस्फैक्ट्री हो। तो सबके ना अलग अलग रेशियो है, उसका एक का अपना लिमिटेड यूज़ है सिंगल रेशियो का, तो वो भी इसका एक बेनिफिट मतलब लिमिटेशन है, इसका एक नुकसान है हमारे लिए कि एक तरीके से यूज है, हमें अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड बहुत सारे रेशियोज के अकॉर्डिंग स्टडी करना पड़ता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बाइस ऑफ एनालिसिस्ट। ये भी डिपेंड करता है कि जो एनालाइज कर रहा है उसकी पर्सनल एबिलिटी कितनी है, उसको कितनी नॉलेज है, उसकी स्किल क्या है, वो किस तरीके से लेता है, वो अपनी बाइसनेस को किस तरीके से, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखता है, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, हर चीज़ को। जैसे किसी अगर कोई एनालाइज कर रहा है, उसने एनालाइज किया कि प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स होएगा, दूसरे ने एनालाइज किया आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स होएगा, तीसरे ने एनालाइज किया बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, ठीक है, फिर आफ्टर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स हो गया। तो सबका जो उसकी अपनी अपनी है, उसकी पर्सनल एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग है, तो उसमें हम कंपैरिजन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से उस चीज़ को क्या है प्रेजेंट किया है। तो पर्सनल एबिलिटी भी डिपेंड करती है एक जो एनालिसिस्ट होता है, जो एनालाइज करता है, उसकी। नेक्स्ट है रेशियो अलोन आर नॉट एडिक्वेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन। रेशियो अकेला एडिक्वेट नहीं है, यानी कि अपने आप में पूरा नहीं है कि ठीक है रेशियो मिल गया तो हमारा प्रॉपर कंक्लूजन आ गया बिजनेस का कि ये हमारा रेशियो इतना परसेंट इंक्रीज हुआ तो बिजनेस का ओवरऑल कंक्लूजन ये भी है, ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं होता ये, ठीक है। इंडिकेटर की हमारे गुड और बैड फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को बताता हो, ये इंडिकेट करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों पोजिशन में हमारी चीज़ को बताता है। बट इसमें क्या होता है कि और रेशियो के साथ साथ हमें और भी चीज़ें होती हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंटल है, ठीक है, वो हमारे फेवर में कि नहीं फेवर में, हम कौन सा हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे करेक्ट पोजीशन क्या है, किस किस में हम आगे इन्वेस्ट करने वाले, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। रेशियो है वो अपने आप में मतलब अकेला कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं है कि रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है बिजनेस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अकेले एक रेशियो फाइंड आउट करने से बिजनेस का पूरा कंक्लूजन नहीं मिल जाता, एडिक्वेटली नहीं मिलता। तो रेशियो एक पार्ट है उसका, ये कह सकते हैं हम। तो ये हमारे लिमिटेशन थे। कई बार क्या है इसमें विंडो ड्रेसिंग भी कर देते हैं रेशियो के अंदर, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, क्रेडिटर को शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बिजनेस की पोजीशन है ना वो रॉन्ग दिखा देते हैं कि हमारे हायर है, जबकि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, रेशियो हाई दिखा देते हैं। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर क्या है अराइज होती हैं। अब बहुत सारी इसकी लिमिटेशन है कि काउंटिंग डाटा के ऊपर बेस्ड है, अलग अलग काउंटिंग पॉलिसी हैं, तो उसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, प्राइस लेवल चेंज होता है तो वहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं होता। प्रॉपर स्टैंडर्ड फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉपर स्टैंडर्ड को डिसाइड हम नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर करता है, एक रेशियो का सिंगल यूजेस है, जो एनालाइज कर रहा है एनालिसिस्ट है उसकी पर्सनल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और रेशियो अपने आप में पूरा कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। बट इस सारे लिमिटेशन के बाद हम ऐसा नहीं कह सकते कि रेशियो यूजफुल ही नहीं है हमारे बिजनेस के लिए। रेशियो बिल्कुल यूजफुल है, बट जब एनालाइज करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, इन चीज़ों को माइंड में रखें, जो एनालिसिस्ट है वो एनालाइज करता है ताकि कंपेरिजन ईजी हो और हमें एक प्रॉपर रिजल्ट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेशियो एनालिसिस यानी क्लासिफिकेशन। रेशियो एनालिसिस को हमने 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, ठीक है, यानी कि 4 टाइप्स हैं इसके, मेनली इसके 4 टाइप हैं, उसके आगे सब पॉइंट्स हैं। तो पहला अपना है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, एंड थर्ड है एक्टिविटी रेशियो, एंड फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। ये 4 इसके मेन टाइप्स हैं। तो आज हम करते हैं इसका ब्रीफ में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों के अंदर भी कौन कौन से पार्ट्स हैं एंड इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो पहला है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है, इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है कि एक फर्म की एबिलिटी को बताता है, यानी कि जिससे वो जो उसकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, यानी कि एक फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं पे करने वाली, उनको इजीली पे कर सकता है, ठीक है, उन मतलब फर्म की कितनी एबिलिटी है। इट ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि जो भी हमारे शॉर्ट टर्म्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म्स मतलब डिमांड्स हैं, या यूँ कह लो कि जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उसको हम कितनी कैपेबिलिटी है फर्म में कि उसको हम पूरा कर सकें, यानी कि करंट एसेट्स अपनी ज़्यादा होती हैं और करंट लाइबिलिटी कम हो, वो ईजिली हम उसको क्या है मीट कर सकें, उसको हम दे सकें, ठीक है। तो वो हमारा क्या है लिक्विडिटी रेशियो होता है। लिक्विडिटी रेशियो इंक्लूड 2 रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो इंक्लूड हैं,
ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो के आगे पार्ट्स हैं ये। पहला है करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो। आज इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में ही मैं नॉर्मली बता रही हूँ, नेक्स्ट हम जब थ्योरी उसका प्रैक्टिकल पॉइंट करेंगे तब उसको क्या हम पूरा डिटेल में करेंगे। और सेकंड है इसका क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। ये इसके दो पार्ट हैं, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। नेक्स्ट है लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या बताता है, जहाँ पे हमने लिक्विडिटी रेशियो किया था वो शॉर्ट टर्म्स हमारी लाइबिलिटीज को बता रहा था, और उसका ये अपोजिट है हमारा, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को बताता है कि फर्म्स की एबिलिटी क्या है। तो दीज रेशियो आर कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। यानी कि जब भी वो ड्यू हो, एक फर्म की कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को मीट कर सके, इजीली उनको पूरा कर सके। लिक्विडिटी रेशियो है उसमें हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की, और लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी फर्म है वो कितनी लीवर्ड फर्म है, जो भी हमारी जब भी ड्यू होती है लॉन्ग टर्म, लाइक डिवेंचर होल्डर का हो गया, उसका इंटरेस्ट हम देते हैं कंपनी, तो कंपनी क्या उसको रेगुलरली पे करे, जब जब भी इंटरेस्ट ड्यू होता है तो क्या वो रेगुलर टाइम पे कंपनी पे कर पा रही है कि नहीं, तो वो चीज़ें हमारी इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से रेशियो इंक्लूडेड है, यानी कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं, डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल फंड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये इसके पार्ट्स है। इसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो फाइंड आउट करते हैं, फर्म की लीवरेज मतलब फाइंड आउट करते हैं कि फर्म की जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को मीट करने के लिए कितनी कैपेबिलिटी है, वो इन सबसे हम क्या है फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो के अंदर क्या होगा, दीज रेशियो आर कैलकुलेट ऑन द बेसिक्स ऑफ, ये रेशियो क्या है, किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ऑन द बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स के ऊपर, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर, यानी कि हमने जो सेल की है उस मेनली सेल के ऊपर इस चीज़ को क्या हम कैलकुलेट करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज टर्नओवर रेशियो, इसको टर्नओवर रेशियो भी हम कहते हैं। टर्नओवर क्या अपने को करता है, इंडिकेट किस चीज़ को करता है, स्पीड और नंबर ऑफ टाइम्स द कैपिटल एम्प्लॉयड हैज़ बी रोटेटेड, यानी कि हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, वो कितना रोटेशन में है, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, टर्नओवर उसी को कहते हैं हम कि एम्प्लॉयज़ हैं वो रेगुलरली काम करें, ज़्यादा लोग छोड़ के उसको ना जाएं, ठीक है, ज़्यादा टर्नओवर्स में ना आए। तो वो चीज़ें इसके अंदर की उस चीज़ को क्या बताता है, ये बेसिकली क्या है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम सेल को एक काउंट करते हैं, सेल को देखते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से जो रेशियोज इंक्लूड हैं, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर और पेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर भी है इसका। ठीक है, ये इसके क्या है पार्ट्स हैं एक्टिविटी रेशियो के। नेक्स्ट है अपना प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो के अंदर क्या है, हर एक बिजनेस है उसका मेन मुद्दा क्या है, बिजनेस किसको कहते हैं हम, जिसका मेन एम हो प्रॉफिट अर्न करना, और जो रेगुलर बेस के ऊपर, यानी कि हर एक फर्म है वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। हम किसी भी फर्म के एफिशिएंसी को मेजर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ हम ये भी लेके चलते हैं कि इसका फर्म का प्रॉफिट है वो हाइयर होगा। अगर फर्म अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो नॉर्मल सी बात है कि वो फर्म है वो ग्रोथ भी कर रही है, और वो अपनी जो उसकी अपनी प्रेजेंट पोजीशन शो करती है फर्म की। तो मेनली हमारा क्या होता है ना कि हम प्रॉफिट से ही हम मेजर करते हैं कि फर्म की एफिशिएंसी कितनी है, बिजनेस है उसकी कितनी एफिशिएंसी है। क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर है अगर वो भी अगर अपने को शेयर लेना चाहता है तो वो इस चीज़ के ऊपर, इस बेस के ऊपर लेगा कि भाई इसका प्रॉफिट कितना है, मेरे को वापस डिविडेंड मिलने के चांसेस कितने रहेंगे। अगर कोई इसको इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी इस चीज़ को ही देखता है। तो हमारा प्रॉफिट क्या है बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। हम देखते हैं कि हमारा मतलब क्या रेट है सेल्स के ऊपर, वो तरीके से फाइंड आउट करते हैं सेल्स के ऊपर प्रॉफिट हमारा क्या है। हम प्रॉफिट निकालते हैं वो इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो कौन सी चीज़ की वजह से हुआ जिसको हम और अच्छे से आगे ऊपर लेके जाएं। अगर डिक्रीज हुआ है तो उसका कारण क्या है, उसको रिमूव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या है फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स द वेरियस एस्पेक्ट्स
ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्या है मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू, यानी कि फर्म की कंपनी की पोजीशन बताता है, उसकी एफिशिएंसी बताता है। इसके अंदर क्या है दीज रेशियो इंक्लूड, तो इसके अंदर क्या है ना मेनली इसके अंदर 2 रेशियो इंक्लूड होते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंक्लूड दीज रेशियोज। पहला कौन सा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। एक तो हम प्रॉफिट किसके ऊपर बेस के ऊपर निकालते हैं सेल्स के बेस पे कि हमारी सेल्स कितनी हुई है, और दूसरा हम निकालते हैं इन्वेस्टमेंट के बेस पे, ठीक है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। एक तो हम सेल्स को देखते हैं कि हमारी सेल्स कितनी बड़ी है, किस हिसाब से बड़ी है, उसके बेस पे हम प्रॉफिट निकालते हैं, और दूसरा हम निकालते हैं इन्वेस्टमेंट के बेस पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे हमारा क्या हो गया, क्या मतलब कौन कौन चीज़ें फाइंड आउट करते हैं हम, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो भी हैं इसके, ठीक है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट का है तो उसके कौन कौन से पार्ट्स के हम निकालते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितना रिटर्न है, शेयर होल्डर फंड्स का क्या रिटर्न है, इसके थ्रू क्या है इसको हम निकालते हैं। ये बिल्कुल ब्रीफ्स में करवाया मैंने थोड़ा सा ही इसका, क्योंकि ये मेनली क्या है इसके प्रैक्टिकल बेस्ड हैं ये सारे, ये एक मेथड्स हैं इसके, यूँ भी कह सकते हैं हम टाइप्स मेथड्स, जिसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में करेंगे बिल्कुल ब्रीफ में, किसके अंदर ये पार्ट्स हैं और ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे इसी सेक्टर का, रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल करेंगे उसमें, और होप्सो आपको ये समझ में आया होगा। बीकॉम फाइनल ईयर के मैनेजमेंट का ये चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।